दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति थे कौन? तो आप जान लीजिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनको शार्ट में लाल बाल पाल कहा जाता है और ये भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार पृथक होकर एक अलग प्रांत बना था कब? तो वर्ष है 1936 में। दोस्तों 1936 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार पृथक होकर एक अलग प्रांत बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दोस्तों आप जान लीजिए कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई और यहाँ पर गांधी जी के प्रयास से कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। और आप जान लीजिए कि 8 अगस्त 1942 को थोड़े बहुत संशोधनों के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और आप जान लीजिए कि इसका आशय यही था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से भूमिगत आंदोलन जिस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? तो उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन से। दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से भूमिगत आंदोलन जुड़े थे और कई जो है नेताओं ने अपनी गतिविधियों को भूमिगत होकर अंजाम दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के जिस महीने में आरंभ हुआ था? तो वो था अगस्त महीने। दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था और इसका जो समर्थन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और आप जान लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अगस्त माह में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह जनसभा जिसमें करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? तो उत्तर है बम्बई की जनसभा में। दोस्तों बम्बई की जनसभा में महात्मा गांधी ने डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था? तो ये था संवैधानिक प्रगति। और आप जान लीजिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि देखिए इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय संवैधानिक प्रगति था। और 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें ये कहा गया था कि इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग बनेगा और वो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम व्यवहार में कितना सफल रहा है और भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है।
आयोग की नियुक्ति 10 साल बाद की जानी थी, लेकिन तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पहले ही साइमन आयोग का गठन कर दिया था, जिसका हर जगह भारत में विरोध हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल और महात्मा गांधी में से अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए। अंग्रेजों से एशिया छोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कहा था। और आप जान लीजिए, गांधी जी का ये मानना था कि यदि अंग्रेज भारत यानी एशिया में स्थित यह भूमि छोड़ दें तो यहाँ के सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो उत्तर है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। दोस्तों आप जान लीजिए, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था और 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार करके विभिन्न जेलों में रखे गए थे। इसमें महात्मा गांधी को आगा का पैलेस पूना में और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, पट्टाभी सीतारमैया को अहमदनगर किला में, गोविंद बल्लभ पंत को अहमदनगर किला में और सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खा पैलेस पूना में रखा गया था। एक महत्वपूर्ण कथन है, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था। ये कथन किसका है? तो ये आइंस्टीन का कथन है। दोस्तों ये कथन आइंस्टीन का है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही ये भरोसा कर पाए कि एक हाड़ मांस का मानव भी इस पृथ्वी पर चला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद तथा जेबी कृपलानी में से भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलकाता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग जब भारत की राजधानी जो है ये कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी तो लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जान लीजिए कि तीसरा जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, दिल्ली के लिए एक मोड़ साबित हुआ। समारोह के दौरान जॉर्ज पंचम ने ये घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से पुनः दिल्ली लाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा किसने दी थी? तो उत्तर है जो है मार्टिन ग्रीन ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा दी थी? तो मार्टिन ग्रीन ने। मार्टिन ग्रीन ने अपनी पुस्तक वॉइस ऑफ ए न्यू एज रिवॉल्यूशन गांधी में महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। और इस पुस्तक में मार्टिन ग्रीन ने गांधी जी का एक समस्यागत नायक और विवादित हीरो के रूप में वर्णन किया है। रोमारोला फ्रांसीसी लेखक हैं। इन्हें 1915 में साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ था। इन्होंने महात्मा गांधी जीवन और दर्शन नामक पुस्तक लिखी है। और फ्रेडरिक बी फिशर जो है, इनका जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में 1882 में हुआ था। ये एक बिशप के रूप में कलकत्ता में आए और महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर से काफ़ी प्रभावित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में से भारतीय पूंजीपतियों द्वारा समर्थन दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को भारतीय पूंजीपतियों द्वारा समर्थन दिया गया था। अगला है, एक कथन है कि अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है। और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। ये घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की।
और ये घोषणा की कि मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 26 जनवरी 1941 को पठान जियाउद्दीन के वेश में वे घर से बाहर निकल गए और 21 जनवरी 1941 को काबुल पहुँचे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष तथा लाला लाजपत राय में से यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर है लाला लाजपत राय। दोस्तों, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। इसी पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा का पाठ का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण ये था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जिसका कार्यकाल 1916 से 1921 था और इसी के समय में रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ था और भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग दुर्घटना कब हुई थी? तो तिथि है 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाए गए आयोग का नाम क्या था? तो ये आयोग था हंटर कमीशन। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग में 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर लीपापोती करने का प्रयास किया। पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित किया गया और समिति ने डायर पर दोषों का हल्का बोझ डालते हुए कहा कि डायर ने कर्तव्य को गलत समझते हुए जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया, परंतु जो कुछ किया निष्ठा से किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह घटना जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और आप जान लीजिए दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। गांधी इरविन समझौता के बाद कौन सी घटना घटित हुई थी? ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बस दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था और गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई। इससे 6 दिन पूर्व ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। तो याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पठान दल, खुदाई खिदमतगार, खाकसार पार्टी और मुस्लिम लीग में से सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? तो उस पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार। दोस्तों, खुदाई खिदमतगार ये स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा और इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था। अगला प्रश्न है, उदारपंथ सामाजिक और धार्मिक सुधार, चरमपंथ और स्त्रियों की शिक्षा में से जिस योगदान के लिए लाल बालपाल प्रसिद्ध थे वो क्या था? तो ये था एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथ।
दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 4 प्रमुख कांग्रेसी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, जो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, ये 3 लोग जो है लाल बाल पाल के रूप में प्रसिद्ध हैं। और 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ और इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया कौन सा ऑपरेशन था? तो ये था ऑपरेशन जीरो आवर। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था कहाँ पर? तो ये बम्बई में। राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि भूमिगत आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे और इस आंदोलन के शुरू होने के पहले ही यानी 9 अगस्त 1942 को तड़के ही कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया था। गिरफ्तारी के विरोध में हर जगह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ। नेता विहीन और संगठन विहीन जनता ने जिस ढंग से भी ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही इस आंदोलन के दौरान बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से संचालन किया गया था। अगला प्रश्न है, सामान्यतया लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बदरुद्दीन तैयब जी, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल में से बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। और आप जान लीजिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 से ही निरंतर अभियान चलाया था। 1928 में कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जिसमें वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? तो बारदोली सत्याग्रह था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से 1947 ईस्वी ये गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और इनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति से अपने को जोड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल अस्वीकृत किया गया था किसके प्रभाव से? तो ये जॉर्ज क्लार्क के प्रभाव से। याद रखिएगा दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल प्रस्तुत किया गया था, जो कि जॉर्ज क्लार्क के प्रभाव से अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश बंधु महत्वपूर्ण है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। देश बंधु का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए और वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन मोड़ा था किस ओर?
तो उत्तर है आम जनता की ओर। और आप जानते हैं गांधी जी जनवरी 1915 में, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये सब। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उस समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में फंसी हुई थी और गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी का भारत में सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में चंपारण जिले में किया गया था। इसके बाद गांधी जी विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से भारतीय राजनीति में छा गए और आम जनता को राष्ट्रवाद की तरफ उन्होंने मोड़ा था। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और रौलट सत्याग्रह में से महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत की राजनीति में पहला बड़ा प्रयोग था। और आप जान लीजिए चंपारण में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहरि पारेख और बृज किशोर थे। गांधी जी का ये आंदोलन सफल रहा था और यूरोपीय निलहे किसानों की 25% राशि वापस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्किनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो वो कंजर्वेटिव पार्टी के। दोस्तों आप जान लीजिए साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्किनहेड इंग्लैंड के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। और 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग की घोषणा की गई। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे और इस आयोग का काम इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत मंत्री लॉर्ड बर्किनहेड जब साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी वो ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। अगला प्रश्न है रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था कब? तो 18 फरवरी 1946 को। दोस्तों शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने 18 फरवरी 1946 को विद्रोह किया था। इस आंदोलन का मूल कारण अंग्रेजों की दंभपूर्ण श्रेष्ठता की नीतियां और प्रजाति भेदभाव था। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी, गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में और कैबिनेट मिशन 1946 से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया कब? तो 1912 में। 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इसकी योजना रास बिहारी बोस ने बनाई जबकि बम फेंकने में वसंत विश्वास और मनमथ विश्वास प्रमुख थे। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत बसंत विश्वास, अमीर चंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों सर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वे युद्ध में भारतवासियों का सहयोग प्राप्त करें। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में कैबिनेट मंत्री स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए भारत भेजा। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे या सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को। दोस्तों 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस के लिए निश्चित की गई। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की और इस तिथि को दंगे फैलाना और आतंक का माहौल बनाकर ये प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। और इस कार्रवाई में नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके कार्यकारी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो लियाकत अली खां।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन के जाने के बाद गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे भारत के। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था क्लीमेंट एटली। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत जिसके विरुद्ध थी? तो ये अबाबों और गैर कानूनी करों के विरुद्ध थी। बेबेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? तो शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। दोस्तों, शिमला सम्मेलन बुलाया जाना जो है बेबेल योजना का ठोस परिणाम था। और आप जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ में मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था। 6 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया गया और लॉर्ड बेवेल के प्रयास के बाद 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्य सरकार में शामिल हुए थे। भारतीय इतिहास में अगस्त 9, 1942 का दिन जिसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 9 अगस्त 1942 का दिन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई थी किस आंदोलन में? तो खेड़ा के किसान आंदोलन में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1917 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों की मजदूरी में कितनी वृद्धि हुई थी? तो 35%। और देखिए, राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू और लाला हरदयाल में से सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन संबद्ध नहीं था? तो लाला हरदयाल। दोस्तों, लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से नहीं जुड़े थे। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो उत्तर है 3 जून 1947 को। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल, जमनालाल बजाज तथा JRD टाटा में से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का पहला महामंत्री कौन था? तो दीवान चमन लाल दोस्तों अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम महामंत्री थे। अगला प्रश्न है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी उसकी नियुक्ति या गठन किसके द्वारा किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2 जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं जैसे TGT, PGT, LT ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, नेट JRF के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।